नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में गिराए गए अवैध मदरसे की जमीन पर बनेगा नया पुलिस थाना। सीएम धामी का ऐलान, नहीं बख्शे जाएंगे देवभूमि की शांत फिजा से खिलवाड़ करने वाले उपद्रवी। हरिद्वार में सीएम धामी का मेगा शो, नारी शक्ति महोत्सव में उमड़ी लाखों की भीड़। जिले को दी 1100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। 14 फरवरी को सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी के क्रियान्वयन और बजट सत्र पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव के चलते तय वक्त से पहले हो सकता है उत्तराखंड बजट सत्र। राज्यसभा जाएंगे महेंद्र भट्ट, पार्टी ने दिया टिकट। लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण चेहरे का मिल सकता है फायदा। सीमांत क्षेत्र के वोटर्स को साधने की कोशिश। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद सख्त तेवर में दिख रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि बनभूलपुरा में अवैध अतिक्रमण वाली जगह पर अब पुलिस थाना बनवाया जाएगा। हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने फिर एक बार सख्त लहजे में राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी है। भाइयों बहनों, ये जो बनभूलपुरा है, ये बनभूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम धामी ने देवपुरा चौक से मेगा रोड शो किया। वहीं स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने ऋषिकुल मैदान में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में शिरकत की, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने जिले को 1100 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। मां गंगा को भी नमन करता हूं कि आज हमको ये मातृशक्ति महोत्सव मां गंगा के तट पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जिसमें 1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की संपूर्ण जो सीवरेज व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से 583 करोड़ की स्वीकृति परियोजना का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। माना जा रहा है कि ये बैठक काफी अहम रहेगी। दरअसल मंत्रिमंडल की इस बैठक में बजट सत्र की तारीख का ऐलान होना है और साथ ही समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस साल बजट सत्र अपने तय वक्त से पहले आयोजित होगा, जिसकी वजह आगामी लोकसभा चुनाव है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते मार्च महीने में आचार संहिता लागू हो सकती है। वहीं हल्द्वानी में हुई हिंसा को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रशासनिक चूक करार दिया है। सोमवार को देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान जामा मस्जिद में जमात-ए-इस्लामी हिंद और जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के साथ ही मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े लोगों ने दावा किया कि पूरी घटना में प्रशासन की चूक रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी इलाकों से आए लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये कोई मुनासिब नहीं, सुटेबल नहीं है, समझे। इससे बहुत बड़ा मतलब कि सभी का नुकसान होता है, समझे कि खाली मेरा ही नुकसान होता है। जब आग जलती है ना, आग लगती है घरों में, तो वहाँ मेरा ही घर थोड़ा होता है, और भी घर होते हैं जो जल जाते हैं। तो भाई इसलिए इंसाफ से काम होना चाहिए, इंसाफ के साथ बात होनी चाहिए, सबकी बातें सुननी चाहिए। घटना घटी
उसकी सारी जिम्मेदारी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर आती है। तो ये जो तरीका है ये बहुत मुस्तकबिल में और देश के शहरियों को, अवाम को और मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। अलबत्ता जहां पर यह बात बताई गई कि वहां पर कुछ गाड़ियों को जलाया गया या कुछ सामान को जलाया गया या बताया जा रहा है कि पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, हम उन चीज़ों की मजम्मत करते हैं, लेकिन वहाँ जो लोगों पुलिस फायरिंग ना वहाँ पर कोई सही लाठीचार्ज हुआ, ना वहाँ कोई आंसू गैस बरसाए गए, ना ही वहाँ पर कोई लोगों को टीयर गैस पानी छोड़ा गया, बगैर उसके बड़ी गनों से, मशीन गन से फायरिंग की। हल्द्वानी हिंसा प्रभावित क्षेत्र बनभूलपुरा से सटे गांधीनगर इलाके में लोग अब भी सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो हिंसा के उस मंजर को नहीं भूल पा रहे। उन्होंने बताया कि वो अब भी रात जाग कर काट रहे हैं। हालांकि हिंसा के बाद से ही गांधीनगर में भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। यहाँ पे बस एक डर का माहौल है और जैसे भी रह रहे हैं बहुत लोग डरे हुए हैं यहाँ के। और जैसा ये हुआ है हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा खतरनाक माहौल वहाँ जाएगा। और हम ही जानते हैं कि हम कैसे रह रहे हैं। खाने से परेशान है हमारे बच्चे, पीने से परेशान है, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। तो एक ये सुनियोजित चाल थी जो सरकार के खिलाफ थी। लोग चाह रहे थे कि प्रशासन को जो है सबक सिखाने का जो प्रयास लोग कर रहे थे, ये उपद्रवी लोग, ये इनकी हम निंदा करते हैं। और इसके साथ साथ ही जो अभी घटनाक्रम चल रहा है इसमें जाँच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। और जो भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होगी और वो चल भी रही है। हमने भी इस मामले में भी मांग की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार शाम राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। सीएम धामी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। राज्यसभा की एक सीट पर बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, इस पर बना संशय खत्म हो गया है। बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम आगे किया है। आखिर महेंद्र भट्ट को प्रत्याशी बनाने के पीछे बीजेपी की क्या है मंशा, समझिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने फिर चौंकाया। महेंद्र भट्ट पर पार्टी ने आशीर्वाद बरसाया। राज्यसभा में बलूनी को नहीं किया रिपीट। राज्यसभा की खाली हो रही एक सीट, बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। बीते कुछ समय में बीजेपी ने बैक टू बैक चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। अब एक बार फिर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने सबको चौंकाते हुए राज्यसभा की खाली हो रही एक सीट पर प्रत्याशी उतारा है। पार्टी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। दरअसल मौजूदा समय में अनिल बलूनी उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म होने जा रहा है और उनकी खाली हो रही सीट पर महेंद्र भट्ट को पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाया गया। यानी कि जो अटकलें अनिल बलूनी को राज्यसभा सीट पर रिपीट को लेकर चल रही थी, उन पर भी पार्टी ने विराम लगा दिया। लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम पार्टी ने राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर आगे किया है? आखिर क्या कुछ समीकरण महेंद्र भट्ट को राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने साधने की कोशिश की है, चलिए आपको बताते हैं। सीमांत जनपद को साधने का काम बीजेपी ने किया है। सीमांत जनपद से राज्यसभा उम्मीदवार तय किया ताकि यहां के वोटर्स को लोकसभा चुनाव में साधने का काम किया जा सके। दूसरा कारण ब्राह्मण चेहरा माना जा रहा है। महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने ब्राह्मण वोटों को भी साधने का काम किया है। ठाकुर वोटरों को साधने के लिए मुख्यमंत्री का पद पुष्कर सिंह धामी को पार्टी ने सौंपा। संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को साधने की भी कोशिश की गई है। उत्तराखंड बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी इस समय महेंद्र भट्ट के कंधों पर है। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन के मुखिया को राज्यसभा भेजकर पार्टी ने संदेश दिया कि संगठन के लिए जो भी काम कर रहा है, पार्टी समय आने पर उनको मौका देने से नहीं चूकेगी, जिससे संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। एक संदेश पार्टी ने ये भी दिया है कि यदि कोई गुटबाजी के चक्कर में नहीं पड़ता है तो पार्टी उसका पूरा ख्याल रखेगी।
यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया और फिर उसी तरीके से महेंद्र भट्ट को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो कि 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुके थे और फिर राज्यसभा का उम्मीदवार पार्टी ने उन्हें बनाया है। महेंद्र भट्ट पार्टी में खासे प्रभाव वाले नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया। उत्तराखंड में पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट निभा चुके हैं, तो 2 बार के विधायक भी महेंद्र भट्ट रह चुके हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मौजूदा समय में उनके पास है और अब राज्यसभा जाना उनके लिए लगभग तय है, जिससे माना जा रहा है कि महेंद्र भट्ट बीजेपी में एक बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। अपने राष्ट्र नेतृत्व का, अपने राष्ट्र आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी और सरकारी दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो जो भी काम मेरे लायक होगा उसको मैं निष्ठा से करने का प्रयास करूँगा। महेंद्र भट्ट का राज्यसभा पहुंचना तय है, क्योंकि संख्या बल के आधार पर आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो बीजेपी के पास 70 विधानसभा सीटों में से 47 विधायक हैं, यानी कि वोटिंग होने पर भी महेंद्र भट्ट का राज्यसभा पहुंचना तय है, जबकि कांग्रेस पूरी तरीके से वॉकओवर देने का मन बना चुकी है। मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए नामित किया है और जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने जमीन से जुड़ करके पार्टी को खड़ा करने का काम किया है और जिस प्रकार से उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी के लिए कार्य किया है और केंद्र नेतृत्व के द्वारा जब जब अन्य राज्यों में चुनाव हुए उन राज्यों में जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई उसमें उन्होंने जो कार्य किया उसको देखते हुए केंद्र नेतृत्व द्वारा उनको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, वो किसको राज्यसभा चुनाव लड़ाती है, किसको नहीं लड़ाती है, किसका टिकट काटती है, उनका अपना मामला, पार्टी का निजी मामला है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अच्छा काम किया उन्होंने, कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है, कार्यकर्ता को पुरस्कृत करने का काम किया है और माननीय महेंद्र भट्ट जी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हमारी पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई है और उनसे उम्मीद है कि उत्तराखंड के हित में उत्तराखंड की आवाज़ को राज्यसभा में उठाने का काम करेंगे और जिस तरीके से जहाँ के वो रहने वाले जोशीमठ का जो हमारा इलाका है, जो भूदसाव वहाँ पर हुआ है, वहाँ के लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से नई योजना स्वीकृत कराने में सफल रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। अनिल बलूनी की जगह महेंद्र भट्ट राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़ने जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद के तौर पर अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में कई बड़े काम किए हैं। ऐसे में महेंद्र भट्ट से भी उत्तराखंड की जनता को ऐसी ही उम्मीदें हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं टनकपुर के गांधी मैदान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रस्तावित दौरे की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और अपने इस दौरे में मंत्री गडकरी चंपावत की जनता को संबोधित करेंगे, जिसमें वो जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके अलावा जिले को योजनाओं की सौगात भी देंगे। बता दें कि नितिन गडकरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्साह बना हुआ है पार्टी के कार्यकर्ताओं में। कल हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का टनकपुर का दौरा है और इस दौरे में केंद्र की उनके मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय कई सारी योजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे और कुछ नई इस क्षेत्र के लिए सौगात भी यहाँ वो दे के जाएंगे। संगठन की ओर से पूर्ण तैयारी है। संगठन की ओर से जो भी संगठन के लोग हैं, संगठन की जो कार्यकर्ता हैं, उनको लाने की तैयारी है। सितारगंज में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांव चलो अभियान के तहत ग्रामीण जनसंपर्क किया। इस संवाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू करवाया। अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य है कि जनता ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। आज घर घर गांव चलो अभियान उत्तराखंड के अंतर्गत
जो योजना चलाई जा रही है इस पे मुझे प्रवासी बनाया गया है। बूथ नंबर 67 कहाँ मिली? फुरकान अली जी के वहाँ, जो हम बूथ पे जाकर घर घर जाकर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो हम लोगों को बता रहे हैं, उससे जागरूक करा रहे हैं। मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर उत्तराखंड की दिव्या रावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में दिव्या और उनके भाई को पुणे पुलिस ने अरेस्ट किया है। आखिर क्या है धोखाधड़ी का ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मशरूम गर्ल से मशहूर दिव्या रावत गिरफ्तार। उत्तराखंड की दिव्या रावत को पुणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में किया अरेस्ट। लाखों की धोखाधड़ी का है मामला। दूसरों के लिए प्रेरणा, महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण दिव्या रावत, जो उत्तराखंड के मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने अपने काम से नाम कमाया। उत्तराखंड में महिलाओं को इस काम से जोड़ा। हालांकि अब दिव्या रावत पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिव्या रावत पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे हैं और अब इस आरोप में पुणे की पुलिस ने दिव्या और उनके भाई राजपाल रावत को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दिव्या रावत ने देहरादून में पुणे के कारोबारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बचाव के लिए उनसे रुपयों की मांग की थी। वहीं पुलिस ने दिव्या रावत और उनके भाई को गिरफ्तार कर मामले की जांच तेज कर दी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये धोखाधड़ी का मामला है क्या। साल 2019 से जुड़ा है ये मामला। पुणे के जितेंद्र नंद किशोर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कंसल्टेंसी फर्म है, जिसे वो घर से ही ऑनलाइन और फोन के माध्यम से चलाते हैं। साल 2019 में वो उद्योग शुरू करना चाहते थे। इसी दौरान फेसबुक के माध्यम से दिव्या रावत की बहन शकुंतला से उनका परिचय हुआ। शकुंतला ने देहरादून में मशरूम उत्पादन के बारे में उन्हें जानकारी दी। शकुंतला ने जनवरी 2019 में उन्हें देहरादून के मोथरोवाला में प्रशिक्षण के लिए बुलाया। यहाँ उनकी मुलाकात दिव्या रावत से हुई। प्रशिक्षण के बाद तबियत बिगड़ने के कारण जितेंद्र किशोर वापस पुणे चले गए। दिसंबर 2019 में पीड़ित के पास दिव्या का फोन आया। उन्हें सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ने का ऑफर दिया गया। दिव्या ने जितेंद्र को देहरादून बुलाया। रिवर्स माइग्रेशन 2020 प्रोजेक्ट के तहत मशरूम उत्पादन में पार्टनरशिप का प्रस्ताव दिया गया। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वो प्रशिक्षण के लिए टीम के साथ गुजरात पहुंचे। वहां उन्होंने मशीनें भी खरीदी। इस दौरान टीम में शामिल सदस्यों के वेतन, रहने खाने और मशीनों को खरीदने का खर्च उन्होंने ही किया। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया। इसमें से कुछ रुपया दिव्या ने उन्हें दिए, जो बाद में बहाने से वापस भी ले लिए। जब उन्होंने दिव्या से रुपए अपने वापस मांगे तो साल 2022 में देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना में पीड़ित के खिलाफ 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। दिव्या की शिकायत के बाद नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 3 महीने जेल में रहने के बाद उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत मिली। जेल से बाहर आने के बाद पीड़ित ने आरटीआई से अपनी गिरफ्तारी को लेकर जानकारी मांगी तो पता चला कि दिव्या ने मेरठ से झूठा शपथ पत्र बनवाकर पीड़ित पर मुकदमा दर्ज करवाया था। जांच करने पर शपथ पत्र फर्जी पाया गया। इसकी शिकायत उन्होंने पुणे के पौंड थाने में की। इसके बाद से दिव्या उनसे समझौते के लिए 32.5 लाख रुपए मांग रही थी। पीड़ित ने दिव्या को 10 लाख रुपए का चेक लेने के बहाने पुणे बुलाया। इसके साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी। पुलिस ने दिव्या और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। दिव्या रावत का ये मामला सबको हैरान कर रहा है, क्योंकि अब तक दिव्या की छवि साफ रही है। वो दूसरी महिलाओं को सशक्त बनने की प्रेरणा देती रही हैं, लेकिन अब इस मामले ने उन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। सोमवार को राजधानी देहरादून में प्रदेश भर से आए सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोल किया। अपने हाथों में झाड़ू लिए सड़क पर उतरे सफाई कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें सचिवालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया। बता दें कि इस दौरान सफाई कर्मियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वहीं नाराज कर्मियों ने बताया कि वो सरकार से ठेकेदारी प्रथा और वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर सचिवालय कूच करने के लिए, और कई बार हमने डीएम एसडीएम अपने तहसीलों में ज्ञापन दिया है, गिरफ्तारी दी है, और अभी तक कोई भी धामी सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले रही है जिसको हमें कोई सफलता मिले।
हमारा कहना यह है कि अगर धामी सरकार आज कोई भी निर्णय नहीं लेती, आज अंतिम युद्ध है ये, और कोई भी निर्णय नहीं लेती है आज सरकार, तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, और हम ऐसा युद्ध है, ये अंतिम युद्ध है जिसमें हम नाली शिविर सब चढ़ा कर रख देंगे। वहीं राजधानी देहरादून में म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक नामी सिंगर की म्यूजिक शो के आयोजकों ने ट्राइबर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और अंशुल पठानिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। इन पर 11 फरवरी को आयोजित शो के लिए क्रिकेट स्टेडियम दिलाने के नाम पर 1,77,000 रुपए ऐंठने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पैसे देने के बाद भी आयोजकों को स्टेडियम नहीं मिला। कल थाना रायपुर पर एक एफआईआर लिखी गई है, जिसके की बातें मिस्टर पंकज का प्रमाण है। तो उनकी ओर से आरोप लगाया गया है कि एक ट्रेवर इंटरनेशनल एजेंसी है कि एक इवेंट उनको करवाना था, तो उसकी बुकिंग के नाम पर उनसे जो एजेंसी के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। उसी संबंध में उनकी तहरीर पर यह एफआईआर कायम की गई है और उसमें विवेचना उसमें प्रारंभ कर दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में गिराए गए अवैध मदरसे की जमीन पर बनेगा नया पुलिस थाना, सीएम धामी का ऐलान, नहीं बख्शे जाएंगे देवभूमि की शांत फिजा से खिलवाड़ करने वाले उपद्रवी। हरिद्वार में सीएम धामी का मेगा शो, नारी शक्ति महोत्सव में उमड़ी लाखों की भीड़, जिले को दी 1100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। 14 फरवरी को सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी के क्रियान्वयन और बजट सत्र पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव के चलते तय वक्त से पहले हो सकता है उत्तराखंड बजट सत्र। राज्यसभा जाएंगे महेंद्र भट्ट, पार्टी ने दिया टिकट, लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण चेहरे का मिल सकता है फायदा, सीमांत क्षेत्र के वोटर्स को साधने की कोशिश।